लोगों के सामने इनऑर्गेनिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बिलोंग करता हुआ आयनाइजेशन एनर्जी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूं। मैं स्टार्ट करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी को कितने नामों से जाना जाता है? इसे आयनाइजेशन एनर्जी आप बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हो। कुछ भी बोल सकते हो, एग्जाम में चाहे जैसे पूछ सकता है। एंथैल्पी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसको रिप्रेजेंट आप जो है, अगर रिप्रेजेंट करना है इसे, तो आप इसको आई या आईपी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी जी required to remove valence electron from isolated gaseous atom। देखिए दो टर्म आया यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और गैसियस एटम। इसका मतलब क्या होता है, एक बार एग्जाम में पूछा था कि क्या हम जो है कंपेयर कर सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल N2 और जो है O2 का? नहीं, हम जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, वही क्या होगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड का मतलब क्या होना चाहिए, सिंगल एटम होना चाहिए। सिंगल एटम होगा तो उसके बैलेंस से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और गैसियस एटम होना चाहिए, जब भी एटम किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। और ये कैसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ रही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो आप क्या लिखोगे, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है। एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम ए है, एनर्जी देके मैंने क्या किया कि मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दिया, आईपी दिया, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, माइनस किया है, तो ये इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो ये क्या बन जाएगा, A+। जब कभी भी न्यूट्रल स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर डोमिनेट हो जाता है और उस स्पीशीज पे प्लस चार्ज आ जाता है। ये हो गया, और इसको यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस समय एनर्जी हमें क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तब जो है कि स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसका मतलब डेल एच, अगर आपसे कोई पूछे एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव। क्या बोलोगे, पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखिए एक टर्म आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि माना कि कोई आइसोलेटेड गैसियस स्पीशीज है, मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला और
उसको निकालने के लिए मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ी। माना कि Ip फर्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कन्वर्ट किसमें होगा, A प्लस गैसियस स्पीशीज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या किया कि A प्लस गैसियस स्पीशीज से आयनाइजेशन पोटेंशियल दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, Ip सेकेंड। A प्लस 2 गैसियस सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या आप कभी यहां से डायरेक्ट जो है A से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आप A प्लस 2 लिख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है सक्सेसिव फॉर्म में चलता है। एक निकाला, फिर उसके बाद अगला निकालेंगे, फिर उसके बाद अगला निकालेंगे। फिर मैंने क्या किया कि अब A प्लस 2 से गैसियस स्पीशीज A प्लस 2 है, फिर मैंने क्या किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड अप्लाई किया और उसको निकाला, A प्लस 3 गैसियस स्पीशीज बना 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे जो है आयनाइजेशन Ip फर्स्ट, Ip2 एंड Ip3 क्या है भाई, ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। Ip फर्स्ट, Ip सेकेंड, Ip थर्ड, क्या है इस कार्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। Ip सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए एक चीज और समझने की बात है, एक चीज और समझने की बात है, Ip फर्स्ट, Ip सेकंड, Ip थर्ड इज कॉल्ड द सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो तीनों रिएक्शन मैंने जो है कि 1 बाय 1 करके लिखा, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ एक साथ। एक कोई गैसियस स्पीशीज है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो क्या बना, A प्लस गैसियस स्पीशीज बना। फिर उससे उस स्पीशीज से फिर मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट अप्लाई किया है, यहाँ पे क्या किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड अप्लाई किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बना, A प्लस 2 गैसियस स्पीशीज बना। फिर उस पे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, तो A प्लस 3 गैसियस स्पीशीज बना। देखिए आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं Ip फर्स्ट, Ip सेकेंड, Ip थर्ड अप्लाई करता जा रहा हूं, उस स्पीशीज पे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। इस पे +1 चाहते, इस पे +2 है, इस पे +3 है। कहने का मतलब कि जितना पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा किसी भी स्पीशीज पे, वो न्यूक्लियस के काफी पास में जाएगा, काफी जो है उसका आउटर सेल जो है न्यूक्लियस के काफी पास में जाएगा। माने कि ये A प्लस 1 है तो ये यहाँ पे है, A प्लस 2 क्या होगा, और थोड़ा पास में, A प्लस 3 क्या होगा, और थोड़ा पास में, A प्लस 3। तो कहने का मतलब कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो थर्ड होगा वो सेकेंड से ज्यादा होगा, और जो सेकेंड होगा वो फर्स्ट से ज्यादा होगा। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, Ip n is always smaller than Ip n plus 1। कहने का मतलब कि जो सक्सेसिव जो अगला Ip होगा पीछे वाले Ip से ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है। अब दो तीन बातें देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग Ip, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग Ip। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का फार्मूला होता है Ip इक्वल टू 13.6 into Z स्टार का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, वेयर Z स्टार इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव एंड N इक्वल टू से। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर स्पीशीज पे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस से ए प्लस टू ए प्लस थ्री, पॉजिटिव कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, उस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, जिसके कारण ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हो गया। और दूसरा एक फैक्टर होता है, दूसरा यहीं से देख लीजिएगा, साइज। क्या मिला आपको रिजल्ट? साइज। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जितना सेल का मान बढ़ेगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, जितना सेल का मान बढ़ेगा उतना क्या होगा भाई? उतना आईपी क्या होगी? कम होगी। क्यों? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। सही है। जितना n का मान बढ़ेगा उतना जो है आईपी क्या होगी? कम होगी। तो आईपी यहां पे क्या लिखोगे? n increases, ऐसे क्या मैं बनाता हूं? increases, n increases then IP क्या होगी भाई? decreases। ये तो दूसरा फैक्टर था, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। दो फैक्टर आप लोगों ने देख लिया, पहला जो है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जेड इफेक्टिव, दूसरा जो है साइज। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर तीसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, तीसरा है, अगर मैं केस लेता हूं बेरिलियम का और बोरान का, जनरली क्या होता है? जनरली होता क्या है? जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जिसके कारण आईपी का मान बढ़ता जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा, जिसके कारण से आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। अगर बेरिलियम और बोरान की बात करें तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इसका क्या होगा भाई? बैलेंस से बायकोस की बात करें 2s2, और इसके बायकोस की बात करें तो 2s2 2p1। बैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर सेल, बाहरी कक्षा की बात करें 2s2 2p1। अगर बात करें क्या इसमें n का मान सेम है भाई? हाँ, इसमें n का मान 2 है, इसमें भी n का मान कितना है भाई? 2 है। अगर बात करें यल का तो यल इक्वल टू, ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई? यस है, यस है। ये भी कौन सा है? एक तो यस में है और एक क्या है? पी में है। एक यहां पे भी यल का मान कितना है भाई? यल का मान, यहाँ पे यल का मान कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 0 और 1। देखिए, जो चीज सेम होती है वो तो कभी डिटरमाइन नहीं करता कि रिजल्ट क्या आएगा। जो चीज डिफरेंट होगी वही बात बताएगी कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए, यहाँ पे भी यल का मान 0, यहाँ पे भी 0, ये तो डिटरमाइन करेगा नहीं। यहाँ पे यल का मान जो है 0 है और n है। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो कोई मान लीजिए सेल है, वो s p d f रखा है, 4 सेल रखे हैं, s रखा है, p रखा है, d रखा है और f रखा है। तो ये s हो गया, माना कि ये न्यूक्लियस है, माना कि ये ब्लैक बोर्ड पे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल पहला s, फिर दूसरा क्या p, उसके बाद वाला क्या हुआ d, उसके बाद वाला क्या हुआ f। तो सबसे पास में कौन होगा? यस होगा या पी होगा? पास में क्या होगा? यस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? पी होगा। तो देखिए, ये जो यस आरबी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? यस में, इसमें किसमें है? पी में है। तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सी दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा भाई? काफी डिफिकल्ट होगा। क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे कौन फैक्टर वर्क कर रहा है? आईपी of beryllium is greater than boron due to
एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए दूसरा, अभी क्वेश्चन कराते हैं इस पे। दूसरा देखिए, इसी में चौथी बात देखिए, अगर बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं बैलेंस सेल का 2s2 2p3 2s2 2p4। देखिए ये यस में 2, पी में कितना भाई 1 2 3, और यहाँ पे यस में 2, पी में कितना, पी में कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो डिटरमाइन नहीं करेगा कि किसका जो है कि आईपी ज्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा। डिटरमाइन कौन करेगा, ये करेगा। कौन करेगा, ये करेगा, ये मतलब पी ऑर्बिटल करेगा। तो देखिए एक बात यहाँ पे आती है हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है लेकिन ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है एक्सचेंज एनर्जी। देखिए मैं एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि अगर सेम नंबर के स्पिन हो, अगर मतलब कि क्लॉकवाइज s इक्वल टू प्लस हाफ हो, तो ये जो है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा। देखिए क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे होल हो जाएगा, यहाँ पे स्पिन खाली हो जाएगी, तो ये वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। माना कि ये वाला इस ऑर्बिटल में ना जाके इस वाले में गया, तो यहाँ पे फिर खाली हुआ, ये वाला क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। माना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो क्या होगा भाई, फिर होल होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। ये वाला इधर न जाके इधर चला गया, तो ये वाला क्या करेगा, इधर। मतलब स्पिन, जितना स्पिन की वैल्यू पहले है वो बाद में भी होनी चाहिए। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी निकलती रहती है, जिसके कारण जब कभी भी किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, जितना कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, और आईपी का मान यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, रीजन क्या दोगे, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन बताइएगा। द आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। द फैक्टर वर्क इज कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है। पहला ऑप्शन ए जेड इफेक्टिव, बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी एक्सचेंज एनर्जी, डी नन ऑफ दिस। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हाफ फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ एक चीज चलिए अभी बता दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहा है आईपी ऑफ, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आईपी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिस्पेक्टिवली
ऑप्शन फर्स्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन 40 both 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी है बोथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वीडियो पॉज करिए, बताइए कौन सा सही होगा। बताइए भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका होना चाहिए आईपी ज्यादा, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का। रिस्पेक्टिवली दिया है क्रमशः, तो कि जिस ऑप्शन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा उसको तो मैं सही लगाऊंगा। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये गया। क्या दोनों जो है कि बराबर हो सकते हैं 30.6 के बराबर? ये गया। अब देखिए नाइट्रोजन का इसमें क्या किया, कम दिया है, तो ये भी गया। कौन ऑप्शन? बी इज द करेक्ट, सही है। ये बात हुई। अब देखिए एक बात और आती है कि यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ आईपी, यूनिट ऑफ आईपी। तो देखिए इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप, किलो जूल पर मोल। मोल में अगर लें तो किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। अगर एटम में लें तो उस समय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो गया, सही है। अब देखिए राइट डाउन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहां पे एक फैक्टर और था, ये फैक्टर था दूसरा, और एक फैक्टर यहाँ पे और वर्क करता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट से आप क्या समझते हो? स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखिए, एक पिक्चर और देख लीजिए, 3 4 पांचवा फैक्टर देख लीजिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। SCREENING, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं सिग्मा से। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, वही है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो वैसे वैसे जो है क्या होगा कि सेल बढ़ता जाएगा। जब सेल बढ़ता जाएगा तो ये सिग्मा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा भाई कि यानी सिग्मा इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, यानी इंक्रीज कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिग्मा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इंक्रीज कर रहा है। अब यानी इंक्रीज कर रहा है तो बोलिए साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा भाई, यानी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईपी का मान क्या होगा, कम होगा। आईपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये हुआ भाई, लिख लीजिए इतना, फिर अगली बार बताते हैं। यहां से इतनी बार न जाने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आईपी का कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे भाई, आईपी का कंपैरिजन। आयनाइजेशन फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी और थर्ड आईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब बारे में बात करेंगे, और जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए अगर बात करें पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी फर्स्ट इन पीरियड फर्स्ट, पीरियड फर्स्ट, किस पीरियड में भाई, फर्स्ट। पीरियड फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे विच हैव द मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल इन हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका क्या होगा 1s1 और इसका क्या होगा भाई 2s2। इसका क्या होगा 1s1 2s2,
ये हाफ फील्ड, ये क्या है फुली फील्ड। ये क्या है फुली फील्ड है और ये क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 2:2 नहीं होगा भाई 1:2। हाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास वो और पास खींचेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आईपी किसकी ज्यादा होगी, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। रीजन क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव बोल सकते हो या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। अब देखिए आईपी फर्स्ट इन पीरियड सेकंड में आईपी फर्स्ट की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट इन पीरियड सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जल्दी से बोलिए। लिथियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियॉन हो गया। जनरली होना क्या चाहिए था कि सबसे ज्यादा जो है जनरली होता क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है इंक्रीज होता है और ग्रुप में क्या करते हैं तो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेंड जो है उल्टा आता है भाई, रीजन आप लोगों को बता दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिथियम, हाँ यहाँ पे एक ये स्पीशीज छूट गई है, ये बेरिलियम और यहाँ पे लिथियम। देखिए इसके नीचे ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी और ये पढ़ा, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बेरिलियम बोरान होना क्या चाहिए था सबसे ज्यादा, नियॉन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, बोरान का। लेकिन होता क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आईपी फर्स्ट में बात कर रहा हूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा भाई सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या होगा फ्लोरीन। अब देखिए बात आई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का। किसका होगा अभी बताया था मैंने, नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन का। क्या ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब उसके बाद क्या होगा भाई कार्बन का, कार्बन के बाद किसका होगा, होना किसका चाहिए था, होना किसका चाहिए था बोरान का, लेकिन होगा किसका बी का, फिर बोरान का, फिर किसका होगा भाई लिथियम का। सही है। तो सबसे ज्यादा नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, ये हो गया फर्स्ट आईपी। अब बात करें ग्रुप नंबर सेकंड हो गया, नहीं पीरियड सेकंड हो गया। अब पीरियड थर्ड की बात करें, आईपी फर्स्ट इन पीरियड थर्ड पीरियड में फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए सबसे पहले नाम लिखेंगे, थर्ड में कौन कौन सा आता है भाई, सोडियम आता है आपका, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के बाद क्या होगा भाई सिलिकॉन, फिर फास्फोरस के बाद क्या होगा भाई सल्फर के बाद क्या होगा फास्फोरस, सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, ये होगा और आर्गन। सही है, सही है। अब देखिए इसमें भी वही ट्रेंड होगा, सबसे ज्यादा तो होना चाहिए था आर्गन का, फिर क्लोरीन का, सल्फर का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। लेकिन यहाँ पे भी वही वर्क काम करता है, वही फैक्टर वर्क कर रहा है भाई। यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और फास्फोरस और सल्फर, यहाँ पे क्या होगा इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज एनर्जी के कारण फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा सल्फर से, और यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम से ड्यू टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका होगा सोडियम का, फिर उससे ज्यादा किसका होगा एल्युमिनियम का,
फिर उससे ज्यादा किसका होगा मैग्नीशियम का, फिर उसके से ज्यादा किसका होगा सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का, फिर उसके बाद क्या होगा फास्फोरस का, फिर ऐसे निकाल